हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक आज फिर डिस्कस करेंगे। टॉपिक पॉलिटी का है और नाम है उसका संसद तथा कानूनों का निर्माण। अर्थात संसद क्या है, संसद किन किन घटकों से मिलकर बनी है और कानून निर्माण में संसद की भूमिका क्या है। तो संसद की यदि बात करें तो संविधान का भाग 5 का अध्याय 2 जिसमें संसद का जिक्र है। संसद 3 घटकों से मिलकर बनती है जिसमें राष्ट्रपति और उच्च सदन और निम्न सदन, जो किस नाम से जाने जाएंगे, राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जाने जाएंगे। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इनसे मिल करके संसद का निर्माण होता है, जिस पर आज चर्चा होगी। तो इस चैनल के माध्यम से ये टॉपिक जो डाले जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, तो ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। कंटेंट नहीं मिलेगा, हाँ क्वेश्चंस कुछ मिल सकते हैं कहीं, इसलिए आप इन लेक्चरों पर विशेष ध्यान दें। आपसे आग्रह है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। इस मैटर को समझने की कोशिश करें। जो मैटर या कंटेंट आप तक पहुंचाया जा रहा है वो कहीं पर उपलब्ध नहीं होगा, बल्कि हाँ MCQs कहीं कहीं उपलब्ध है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आपकी समझ डेवलप नहीं होगी तो एग्ज़ाम में जब घुमा के क्वेश्चन दिए जाएंगे और पेडागॉजी से जोड़ करके, तो आप वहाँ थोड़े बहुत अटकेंगे। इसलिए आप लोग लेक्चर्स में ध्यान दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ज़रूर देखें, उसके बाद नोट्स बना लें और फिर MCQs को कई बार सॉल्व करें, अभ्यास करें, तो आपकी समझ में बातें आएंगी और चीज़ें पकड़ में आएंगी, तो आपका पक्ष मजबूत होगा। तो चलिए हम आज इस पर डिस्कस करेंगे। तो संसद का निर्माण, जैसे कि मैं बताया, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होगा। संसद पूरे देश के लिए कानून बनाने के लिए एक अहम भूमिका निभाता है या अहम भूमिका अदा करता है। यदि पूरे देश के लिए कोई कानून बनाना है आपको तो संसद बनाएगा, लेकिन यदि किसी राज्य के लिए कानून बनाना है तो राज्य की विधानसभा बनाती है और राज्य के विषय पर बनाती है। इसकी चर्चा पिछले लेक्चरों में राज्य में कानून की प्रक्रिया या विधायिका में कानून की प्रक्रिया, उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो वो लेक्चर्स आप देख सकते हैं, सेम है, कानून निर्माण प्रक्रिया सेम है। बस अंतर ये है कि ये देश के लिए बॉडी है और वो राज्य के लिए बॉडी थी। जो विधानसभा थी वो राज्य के लिए थी और ये संसद है जो वो देश के लिए बनाएगा। तो यहाँ बात संसद की हो रही है जिसमें लोकसभा राज्यसभा हो गए। तो बात कर लेते हैं कि संसद के सदस्य के लिए अयोग्यताएं या योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो अयोग्यताओं की यदि बात करें तो इसमें वर्णन मिलता है कि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई ऐसा लाभ का पद धारण कर लेता है जो कि संसद सदस्य के लिए वर्जित किया जाता है। इसलिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कोई भी व्यक्ति यदि संसद की सदस्यता उसे चाहिए तो किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होगा, ये वर्जनीय है। फिर है नंबर दूसरे पर बात करें तो आता है विकृत चित्त हो जाने पर वह सदस्य नहीं रहेगा, अर्थात विकलांग या किसी प्रकार से विकृत चित्त है तो दिवालिया हो जाने पर, यदि पागल घोषित कर दिया गया है तो संसद का सदस्य नहीं चुना जाएगा। और यदि वह भारतीय नागरिकता छोड़ देता है तो संसद का सदस्य नहीं रहेगा। और यदि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो भी संसद का सदस्य नहीं रहेगा। ये अयोग्यताएं वर्णित है संविधान में हमारे। अब बात करते हैं इनके सदस्यों को निर्वाचित कौन करता है, तो राष्ट्रपति। उसके बाद संसद सदस्यों का द्वारा शपथ जो दिलवाई जाती है संसद सदस्यों को, तो जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा जो होती है संसद में,
तो उसके सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति की ओर से सभापति दिलवाता है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे, इसमें भले न मिले लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति की ओर से कौन, सभापति दिलवाएगा। वहीं हम लोकसभा के सदस्यों के शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति की ओर से कौन दिलवाता है, प्रोटेम स्पीकर। इसको आप नोट कर लेंगे, प्रोटेम स्पीकर को। और जो इसमें गणपूर्ति के रूल्स हैं तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होगा। जितनी कुल संसद में सदस्य संख्या होगी उसकी 1/10 गणपूर्ति कहलाएगा। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया है। वहीं राज्यसभा के गठन की यदि बात करें तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसको आप नोट करेंगे क्योंकि इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। वहीं इसके नाम परिवर्तन की बात करें तो 23 अगस्त 1954 से पहले इसका क्या नाम था राज्यसभा का, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। कब, 23 अगस्त 1954 से पहले, और 23 अगस्त 1954 के बाद राज्यसभा कर दिया गया। तो इस प्रकार से इसको नोट करेंगे आप। अब हम देखेंगे संसद द्वारा कानून का निर्माण। तो कानून निर्माण लोकसभा और राज्यसभा जब जनता कभी विद्रोह कर देती है, यदि उसको कानून पसंद ना आए या उनके अधिकारों का उल्लंघन हो, तो इस स्थिति में वो आंदोलन खड़ा कर देते हैं, जिसके बाद उसमें क्या करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं या फिर नए कानून बनाने पड़ते हैं। इस प्रकार संसद में जो कानून बनेंगे वो लोकसभा में या राज्यसभा में लाए जा सकते हैं। हम बात करते हैं विधेयकों के पुनर्स्थापन या पारित करने के संबंध में कुछ नियम हैं। तो यदि इन नियमों को समझें, थोड़ी शब्दावली क्लिष्ट हो सकती है पर आप समझें इसको, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तो फिर पाठ एनालिसिस करने में आपको दिक्कतें होगी। तो जो विधेयकों के पुनर्स्थापन के संबंध में नियम हैं तो वह है नंबर 1 में कि धन विधेयक से इतर अन्य कोई विधेयक यदि संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसके अतिरिक्त, धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, या तो निम्न सदन में या उच्च सदन में या लोकसभा में या राज्यसभा में, परंतु धन विधेयक के अतिरिक्त। फिर नंबर 2 दूसरा पॉइंट जो कहता है वह है यदि कोई विधेयक लोकसभा पुनर्स्थापित किया जाता है, कोई विधेयक है यदि लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है और लोकसभा में लंबित है या लोकसभा से पारित हो राज्यसभा में लंबित है और इसी दौरान यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है तो विधेयक क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यदि कोई विधेयक या कानून, जिसको बनाना है कानून आपको, तो पहले लाया जाता है, तो यदि लोकसभा में स्थापित किया गया और लोकसभा में लंबित है या लोकसभा में पारित होकर राज्यसभा में लंबित है और इसी दौरान यदि लोकसभा का विघटन हो जाए, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, उच्च सदन है, तो इसको आप याद रखेंगे, विघटन किसका होगा, लोकसभा का। तो लोकसभा का यदि विघटन हो जाता है तो विधेयक क्या होगा, समाप्त हो जाता है। फिर थर्ड पॉइंट की यदि हम बात करें इसी में विधेयक के संबंध में, तो यदि कोई विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है, राज्यसभा में लंबित है या राज्यसभा में पारित होकर लोकसभा में लंबित है और इसी दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो विधेयक व्यपगत यानी कि समाप्त नहीं होगा। तो यदि लोकसभा में कोई विधेयक है जो पुनर्स्थापित किया गया है या लंबित है या लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में लंबित है, तो क्या होगा, लोकसभा के विघटन पर ये समाप्त हो जाएगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा। परंतु यदि राज्यसभा के संदर्भ में बात करें, यदि राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है और राज्यसभा में लंबित है या राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में लंबित है, इसी दौरान यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो वो विधेयक क्या होगा, समाप्त नहीं होगा। और यदि सत्र अवसान चल रहा है, सत्र का अवसान चल रहा है यदि, तो क्या है, सत्र के अवसान के कारण कोई भी विधेयक समाप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसमें चर्चा की गई है। इसमें जब कानून बनाते हैं तो लोकसभा या राज्यसभा में जब बिलाते हैं, लोकसभा में यदि आता है तो पारित होने के बाद राज्यसभा में, राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति जब फाइनल हस्ताक्षर कर देता है तो वह पूरे देश में कानून के तौर पर पारित मान लिया जाता है या पारित हो जाता है। तो इस प्रकार से
आप समझ सकते हैं कि कानून का निर्माण कैसे किया जाता है। तो कानून का निर्माण या तो लोकसभा में ला सकता है या राज्यसभा में आ सकता है। लेकिन लोकसभा में यदि आया है और पारित कर दिया गया है, तो राज्यसभा में यदि गया है तो राज्यसभा 14 दिन तक विचार विमर्श के लिए रख सकती है, उसके बाद लौटा देगी, बाध्य है वो, नहीं तो मान लिया जाता है कि विधेयक पारित हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो चलिए टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है। तो जनता की आवाज़, उसके बाद कानून का निर्माण, कानून किस प्रकार से कार्य करता है, संसद के कार्य क्या हैं, इन सभी मूल बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो संसद तथा कानून का निर्माण, हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा था, लॉकडाउन के जस्ट बाद किसान आंदोलन हो गया था। किसान के लिए 2-3 बिल बनाए गए थे, 2-3 नियम बनाए गए थे नए। तो उसमें पंजाब के जो खाप पंचायतें थी, उन्होंने काफ़ी हंगामा खड़ा कर दिया था और वह बिल क्या करना पड़ा था, सरकार को वापस लेने पड़े थे। इसलिए जनता यदि विद्रोह करती है तो उन कानूनों को आपको वापस लेना पड़ेगा, यदि जनता कहती है तो बनाना पड़ेगा। इस प्रकार संविधान में सारी शक्तियां जनता पर निहित हैं। इस बात को आप ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन भी आता है कि संविधान की संपूर्ण शक्ति किस पर निहित है, तो भारतीय जनता पर निहित है, न कि किसी अधिकारी या किसी नेता पर। तो इस प्रकार से इसमें समझाया गया है कि लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों से आपसी संबंधों को हम समझेंगे। फिर नेक्स्ट पैरा है, यदि वे तत्व जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। क्वेश्चन यह भी आता है कि संसद किन किन से मिलकर बनी है, किन घटकों से, तो आपको 3 याद रखने हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। तो इस प्रकार संसद के बारे में बताया गया है कि वह केंद्रीय तत्व है, वहीं पर चर्चाएं होती हैं, डिबेट होती है और वहीं कानून पारित होते हैं। ये संसद भवन का एक आउट व्यू दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। अब इसमें बताया गया है कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। तो अब इस पर चर्चा की गई है, तो देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। इस तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। सभी धर्म, जाति, गांव, नगर, शहर, हर जगह के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी किए थे हमारी स्वतंत्रता के लिए। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। किससे? स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी उनको मिलेगी, इस चीज़ से वह प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि वहाँ नो दलील, नो अपील, नो वकील वाली प्रक्रिया चालू थी। अर्थात जिसको इच्छा पड़ती थी वे दंड दे सकते थे, जेल में डाल सकते थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाती थी। इसलिए भारतीय भयभीत रहते थे और स्वतंत्रता के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिए। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया, जो उनकी हिस्सेदारी होगी निर्णय प्रक्रिया में, इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि भाई हम सबको स्वतंत्रता में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। फिर है, वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता। औपनिवेशिक काल की चर्चा की जाती है कि वे सरकार के अनेक फैसलों से क्या थे? असहमत तो थे, लेकिन यदि आलोचना करते, यदि आलोचना का मतलब यदि निंदा कर रहे हैं उनकी कि ये फैसला आपका गलत है,
तो उससे है कि उनको क्या करना पड़ता, भारी खतरों का सामना, यहाँ तक कि मृत्युदंड भी दे दिया जाता था, इसलिए वह आलोचना नहीं करते थे उस समय। फिर है स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे, लेकिन जब महात्मा गांधी का काल आया, स्वतंत्रता आंदोलनों की शुरुआत हुई, तो स्थिति उल्टा हो गई। अब राष्ट्रवादी खुलेआम क्या करने लगे, ब्रिटिश सरकार के नियमों की या पॉलिसी की उनकी आलोचना करने लगे और अपनी मांग पेश करने लगे। तो फिर अगले लाइन में है कि 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने में प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की थी क्या, कि विधायिका जो है, कानून बनाने की जो विधायिका है उसमें निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, अर्थात उनका निर्वाचन हो और भारतीयों को बजट में चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आता है कि कब या किसके द्वारा ये मांग उठाई गई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा यह मांग उठाई गई कब, 1885 में, कि जो विधायिका में सदस्य हों वह निर्वाचित सदस्य हों और भारतीयों को बजट पर चर्चा एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। तो इन 3 लाइनों को आप नोट करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो फिर है 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। तो उसका परिणाम क्या हुआ, 85 का परिणाम 1909 में देखने को मिला, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो कुछ हद तक क्या हुआ, निर्वाचन प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई कि कुछ सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। फिर है, हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। तो जो 1909 का भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हिंदी में भारत शासन अधिनियम 1909, तो उसमें क्या हुआ कि निर्वाचित सदस्य तो आएंगे, लेकिन उसमें कुछ पाबंदियां मौजूद थी। क्या थी, इनमें सभी वयस्कों को क्या हुआ, वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया और आम लोगों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। तो इस प्रकार से सिर्फ निर्वाचन की छूट दी गई। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के तहत, तो भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत ये व्यवस्था की गई कि ठीक है, हम कुछ निर्वाचित सदस्यों को नियुक्त करेंगे विधायिका में, लेकिन सभी वयस्कों को, देश के सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा आपके, और आम जनता जो है भारत की, वो निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी नहीं ले सकती है। तो इन चीज़ों को रोक दिया गया। तो इस प्रकार से भारत शासन अधिनियम 1909 से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप नोट करेंगे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो इसमें जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी थी। हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। तो किस बात से जानकारी मिली कि लोगों की हिस्सेदारी होना चाहिए किसी भी निर्णय में, तो जब हमारा स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन चल रहा था, तो उसमें जब सभी धर्मों के लोग, सभी भाषाओं के लोग क्या हुए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए औपनिवेशिक भारत में, तो उससे स्पष्ट हो गया कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता जो आंदोलन चल रहे थे उसमें सभी धर्म, सभी भाषाई क्षेत्रों के लोग सम्मिलित थे। इससे स्पष्ट हो गया कि जब हम स्वतंत्र होंगे तो उसमें हमारे देश के आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित होगी निर्णय में, तो उसको इसमें समझाया गया है। फिर है, स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। लोगों की ज़रूरतों और मांगों के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा, सरकार मनमौजी नहीं कर सकती है।
फिर एक डायग्राम दिखाया गया है, कोटेशन दिया गया है इसमें कि इस चित्र में एक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है। 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता है। तो आप इसमें से एक कंटेंट पूछा जाता है 2004, भारत, संपूर्ण भारत की बात हो रही है, एक राज्य की नहीं है ना। 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। सिर्फ क्वेश्चन यही पूछा जाता है, तो इसको आप नोट करेंगे, वेरी वेरी आईएमपी है 2004 के आम चुनाव। अब हम देखते हैं अगला पैरा। तो संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है। तो वे सभी वयस्क नागरिक अर्थात जो 18 वर्ष की उम्र को पार कर चुके हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है। यही सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सिद्धांत है। अब हम देखेंगे लोग और उनके प्रतिनिधि। अब यहाँ से शुरू होगा जो अभी चुनाव चल रहे हैं, अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, ठीक। तो उसी का जिक्र सेम, यदि आप वोट डाल रहे हैं तो सेम आपकी ही चर्चा इसमें होगी, लोग और उनके प्रतिनिधि। अर्थात जिस क्षेत्र में, जिस संसदीय क्षेत्र में आप आ रहे हैं तो आप वहाँ के लोग कहलाएंगे, और जो उस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, जितने भी कैंडिडेट, वे सभी उनके प्रतिनिधि के तौर पर खड़े हैं भी। लेकिन जो जीत जाएगा, जिसको जनता यानी कि आप लोग जिसको चुन लेंगे, जिता देंगे, वो आपका प्रतिनिधि, आपका नेता कहलाएगा और आपकी आवाज़ को सदन तक पहुंचाएगा या संसद तक पहुंचाएगा, जिससे आपकी समस्याओं का वहाँ निराकरण होगा, आपकी समस्याओं को सुना जाएगा, आपकी समस्या के प्रति कानून बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आपकी हिस्सेदारी वहाँ प्रस्तुत हुई, क्योंकि वो आपकी आवाज़ वहाँ पहुँचा रहा है, न कि अपनी मनमौजी करेगा वो। इसलिए अब उसका डिटेल आप इसमें देखेंगे। तो लोग और उनके प्रतिनिधि। फिर है सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह या स्वीकृति। सहमति से मतलब है कि आपने स्वीकृति दे दी या आपकी इच्छा या चाह थी। और लोगों की हिस्सेदारी, लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उनके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। तो नागरिकों की आस्था सैद्धांतिक स्तर पर सरकार में भी एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर। इसीलिए अब पहले ये लिखता था गवर्नमेंट, कोई भी यदि गवर्नमेंट सरकारी संस्थाएं हैं तो वहाँ लिखा रहता था कि यहाँ कचरा फैलाना मना है। अब लिख के आता है कि यह संस्था आपकी है, अतः स्वच्छता बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो कोटेशन चेंज कर दिया तो आप सोचेंगे कि यह संस्था हमारी है, इसलिए विचार आपके चेंज हो गए। तो इससे यहाँ दर्शाता है कि सार्वजनिक संस्थानों की आस्था होनी चाहिए आप यदि नागरिक हो हमारे देश के, तो या अपने देश के। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। इसमें है व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है। जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। मैं जैसे कि अभी बताया कि आपके संसदीय क्षेत्र में कोई सांसद चुनाव लड़ रहा है, जब आप जिताएंगे उसको, वो जीत जाएगा, तो कुछ आपकी मांगें होंगी जो आप अभी उसको मुद्दे में लेकर चल रहे होंगे कि हम वोट आपको तभी देंगे, हमारे ये मुद्दे हैं या ये मांगें हैं। तो उन मांगों को ध्यान में रखते हुए जब वो बोलेगा कि हाँ आपकी ये मांगें हम पूर्ण करेंगे, तो आप उसको जिताएंगे, वो जाके संसद में आपकी आवाज़ को पहुंचाएगा। तो वो आपकी आवाज़ वहाँ पहुंची, ना कि उसकी। वो सिर्फ एक माध्यम है, जबकि आप एक निर्माता हो, उसको भी निर्माण कर रहे हो, कानून के भी निर्माण में आपकी हिस्सेदारी हो जाती है, क्योंकि वो आपका नेता है, माध्यम है आपका, आप उसको वहाँ पहुँचा रहे हो। नहीं, आप नहीं जिताएंगे तो कभी नहीं जाएगा। जो हार जाता है उसको भेजिए, फिर वो कभी नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि व्यक्ति जो है सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है, तो चुनाव के माध्यम से। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, ये आ गया प्रक्रिया फिर से।
इन्हीं निर्वाचन प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है, जिसका बहुमत आता है वह सरकार बनाता है। जैसे 16वीं जो लोकसभा थी उसमें बीजेपी का बहुमत था, बीजेपी सरकार बनाई थी। अभी 17वीं हुआ था, 16वीं में भी बीजेपी थी, 17वीं में भी थी, अब देखेंगे 18वीं में। तो जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इन समूह को ही क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। चाहे वो राज्यसभा के सांसद हों, चाहे वो लोकसभा के सांसद, इनसे मिलकर ही संसद का निर्माण होता है, जैसा कि मैं शुरू में ही आपको बताया था। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है, नियंत्रण में रखती है सरकार को और मार्गदर्शन भी करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचन प्रतिनिधि के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये जनता ही सरकार बनाती है और उस पर क्या करती है? नियंत्रण रखती है। फिर एक कोड दिया गया है, बताया गया है इस फोटो में चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके में स्थित मतदान केंद्र तथा मतदान सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहुंचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्थात दुर्गम है, जहां गाड़ी वाहन मोटर नहीं जा सकते हैं इत्यादि, तो वहाँ हाथी से पहुंचाया जा रहा है। इसके हाथ में आप ईवीएम मशीन आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। फिर है प्रतिनिधि का यह विचार कक्षा 6-7 की सामाजिक राजनैतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले ही परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से इन विचारों को एक बार फिर दोहरा लें। तो जो लेक्चर अपलोड है उसमें राज्य की चुनाव प्रक्रिया उसमें मेरे द्वारा समझाई गई है, बहुत बेहतरीन ढंग से समझाई गई है। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं सेम प्रोसेस है दोनों में। वहाँ आप विधायकों का चुनाव करते हैं एक राज्य की विधानसभा सीटों पर, यहाँ आप संसद के सदन का जो निम्न सदन है लोकसभा, उसका चुनाव आप करते हैं। राज्यसभा के भी चुनाव आप ही करते हैं। आपके द्वारा जो प्रतिनिधि होते हैं विधानसभा में वो सभी राज्यसभा के सांसद चुनने में भागीदारी करते हैं, और जबकि लोकसभा के जो सांसद होते हैं उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होती है। तो इसमें दिया गया है कोड, उसमें देख लेते हैं अभ्यास के माध्यम से। विधायक कौन होता है, उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करें। तो एक क्वेश्चन है कुछ, जब आप लेक्चर पढ़ लेंगे तो उसमें से आप सॉल्व कर पाएंगे। विधायकों का चुनाव मुख्य रूप से जनता ही करती है। विधानसभा क्षेत्र निर्धारित होते हैं, उसके अंतर्गत जितने भी वयस्क सदस्य होते हैं वे सभी मताधिकार के हकदार होते हैं और वोट डालते हैं। और जब कोई विधायक, कोई जो जितने भी दल हैं वो सभी अपने अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं, जो जीत जाता है वही उनका नेता मान लिया जाता है। तो इस प्रकार विधायक का चुनाव होता है, जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होती है। फिर यहाँ संसद भवन का एक डायग्राम है, उसके अंदर की कुछ तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है, अर्थात जो भी भारत में कानून बनेगा वह संसद के माध्यम से ही बनेगा। इसलिए भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री क्या है? संस्था है। इसके दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो इनको भी आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन, ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए बार बार बोलता हूँ कि आप इनको नोट करिए। तो यहाँ क्वेश्चन आ गया ना कि संसद सर्वोच्च कानून निर्मात्री एक संस्था है, इसके दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन भी बोलते हैं, उसको लोकसभा को निम्न सदन। लोकसभा यानी कि निम्न सदन का विघटन संभव है, लेकिन राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। और कार्यकाल एक का 6 वर्ष होगा राज्यसभा के सदस्यों का, और लोकसभा के सदस्यों का 5 वर्ष, जबकि प्रत्येक 2 वर्ष में उसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं राज्यसभा में, और उसके नए सदस्य उतने ही चुन लिए जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें राज्यसभा में सीटों की संख्या बताई गई है 245 है, और देश के उपराष्ट्रपति को क्या राज्यसभा का सभापति बोला जाता है। यह क्वेश्चन भी आता है कि राज्यसभा का सभापति कौन है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रोटेम स्पीकर है, संसद है, तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बोलते हैं। फिर है लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 545 है, इसको भी नोट करेंगे। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यहाँ से पूरे से क्वेश्चन आएंगे, तीनों 1, 2, 3 जो तीनों पॉइंट हैं, तीनों से क्वेश्चन एक एक बनते हैं।
फिर है संसद की भूमिका। अब हम देखेंगे संसद की भूमिका। अभी संसद का निर्माण हो गया, लोकसभा राज्यसभा। अब हम देखेंगे कि संसद की भूमिका क्या है। तो आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है, जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है कि निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। और जो ये सिद्धांत है क्या है, निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी, सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है? जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। सॉरी, क्वेश्चन आता है कि संसद किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो जनता का। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं, जैसा कि मैं अभी बताया था। तो लोकसभा के लिए भी ठीक उसी प्रकार चुनाव होंगे जैसे विधानसभा के लिए होते हैं, जो अभी चल भी रहे हैं। लोकसभा के 18वीं लोकसभा के चुनाव जारी है, जिसके परिणाम 4 जून को आप देखेंगे। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कितने वर्ष के अंतराल में लोकसभा के चुनाव होते हैं? तो 5 वर्ष के। जैसा कि प्रश्न संख्या 41 में भी पढ़ेंगे हम, नक्शा में दिखाया गया है। देश के बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है देश को। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। कोई बीजेपी का है, कोई आम आदमी पार्टी का है, कोई कांग्रेस का है। इस प्रकार से अनेक दलों के लोग खड़े होते हैं, जिसमें से किसी एक दल को विजय प्राप्त होती है। अब नीचे दी गई तालिका के माध्यम से आइए इस बात को और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो राजनीतिक दल है, निर्वाचन सांसदों की संख्या है। ये 17वीं लोकसभा का रिजल्ट है। 17वीं लोकसभा अर्थात 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें राजनीतिक दल, निर्वाचित सांसदों की संख्या। तो भारतीय जनता पार्टी ये 303 सदस्य इसके जीत कर गए थे वहाँ। फिर कांग्रेस के 52 सदस्य आप देख सकते हैं। फिर द्रविड़ मुनेत्र कलकम डीएमके के 24, वहीं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 22, युवा श्रम और किसान कांग्रेस पार्टी 22, शिवसेना 18, जनता दल या जेडीयू 16, बीजू जनता दल बीजेटी के 12, बहुजन समाज पार्टी के यानी बसपा के 10, तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस के 9, लोक जनशक्ति पार्टी 5, समाजवादी पार्टी या सपा के 5, निर्दलीय 4, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के 4, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 3, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 3, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3, तेलुगु देशम पार्टी के 3। तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि 2019 की लोकसभा कौन से नंबर की थी? तो 17वीं लोकसभा आम चुनाव थे। किसकी सरकार बनी? तो भारतीय जनता पार्टी 309 सीट के साथ सरकार बनाई। बस इतना आप इसमें से याद रखेंगे। फिर इसमें और पार्टियों के नाम हैं। कुल 543 सीटों पर चुनाव हुए थे, उसी का जिक्र है इसमें। फिर यहाँ पे 15वीं लोकसभा का जिक्र है, उसको भी देख लेते हैं। जो 2009 में हुई थी 15वीं, वहीं 16वीं की यदि बात करें तो 2014 में हुई थी, 17वीं अभी हमने चर्चा करी 2019 में हुई थी, 18वीं अभी हो रही है 2024 में। तो इस प्रकार इनका क्रम आप याद रखेंगे। तो चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद या एमपी कहलाते हैं। तो आप याद रखेंगे। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। चुनाव प्रक्रिया के बाद, जो अभी चुनाव प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे उसका जिक्र मिलता है। तो उसके कार्य अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। अब हम राष्ट्रीय सरकार के चुनाव के बारे में देख लेते हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। जैसा कि मैं शुरू में ही बताया था, इसके 3 घटक हैं, एक राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा। तो इनसे मिलकर के संसद का निर्माण होता है। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं।
यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त करना होता है या बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूँकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इस प्रकार टोटल 545, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। 50+1 इतने सदस्य होने चाहिए। तो 50+1 272 सांसद होने चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को। यदि सरकार बनानी है तो उसके लिए 272 उसके सांसद जीतने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर गठबंधन की सरकार बनेगी, अर्थात उसको दूसरे दल से सहायता लेनी पड़ेगी। तो 2 दल या बहुदलीय मिलकर के सरकार बनाते हैं, उसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार। फिर है संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाएंगे। तो जिसको यदि बहुमत प्राप्त हो गया है किसी को, तो वो जिसको बहुमत प्राप्त है तो वह दल या संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक, मान लीजिए जिसको बहुमत प्राप्त है, अभी जैसे बीजेपी को बहुमत प्राप्त है तो बीजेपी सरकार बना ली। अब उसके बाद जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टी, सपा, बसपा, जेडीयू, कांग्रेस, ये सारे विपक्षी दल कहलाएंगे। कोई एक पार्टी नहीं बल्कि सारी पार्टियां सभी विपक्षी दल कहलाएंगे। वहीं सरकार बनाने वाला दल बीजेपी कहलाएगा। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है। और यदि सरकार गठबंधन से बनती है तो जिस पार्टी का गठबंधन होगा, जिस पार्टी का गठबंधन करके सरकार, मान लीजिए 2 कोई पार्टी गठबंधन करके सरकार बनाती है तो वो पक्ष में कहलाएंगी, उसके बाद की सभी पार्टियां विपक्ष में कहलाएंगी, ऐसा इसमें वर्णन है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है, जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर ही कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका में जो अफसर जाते हैं वो सब कार्यपालिका के अंतर्गत जो सरकार कानून बना देती है, इनको इम्प्लीमेंट करना, कोई योजना बनाई गई है तो उसको इम्प्लीमेंट करना जनता के बीच में, तो कार्यपालिका का ये कार्य होता है, इसमें यही बताया गया है। फिर है भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन? तो सभी सांसदों के बीच में से सांसद अपना नेता एक चुन लेते हैं, उसी को प्रधानमंत्री बना देते हैं, जिसको वो चुनते हैं अपने बीच में से। तो इसीलिए प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है और प्रधानमंत्री अपने सांसदों में से मंत्री का पद उनको आवंटित करता है, तो मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त आदि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। सभी क्षेत्र के अलग अलग मंत्री होते हैं। वित्त मंत्री अलग होता है, स्वास्थ्य मंत्री अलग होता है, शिक्षा मंत्री अलग होता है, परिवहन मंत्री अलग, ऊर्जा मंत्री अलग। इस प्रकार से उनको मंत्री पद प्रदान किए जाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है उस क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट पैरा है, हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिल करके एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। यदि मान लीजिए किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या करते हैं? गठबंधन की सरकार बनाएंगे, जिससे सभी के मुद्दों को लेकर चलना पड़ेगा। वे फिर सभी सरकारें, जितने भी गठबंधन के दल हैं, वे सब अपने अपने मुद्दों को उसमें साझा करते हैं। इसमें 2009 के चुनाव में बताया गया है कि चूंकि बहुमत के लिए कितने 272 सीटें चाहिए, लेकिन कांग्रेस को नहीं प्राप्त हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें जरूर मिली। फिर भी वह लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि उसको 272 चाहिए, उतनी मिली नहीं। लिहाजा उसे अन्य दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का गठन करके सरकार बनानी पड़ी। तो यह गठबंधन की सरकार थी 2009 में। फिर 14 में बीजेपी, 19 में बीजेपी, 24 में भी बीजेपी ही आएगी। फिर यहाँ पे इमेज दिया गया है। तो केंद्रीय सचिवालय की ये 2 मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम है साउथ ब्लॉक, दूसरी का नाम है नॉर्थ ब्लॉक। इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक
का चित्र, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के दफ्तर है। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है जहां वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। तो इसमें से क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इनका कहाँ कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय, रक्षा मंत्री का और विदेश मंत्री, ये तीनों दफ्तर कहाँ हैं? तो साउथ ब्लॉक में, यानी कि दक्षिण ब्लॉक में जो ये है, डबल टिक किया गया है बाईं ओर। वहीं नॉर्थ ब्लॉक, जिसमें सिंगल सही का निशान है, वो नॉर्थ ब्लॉक है जहाँ वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित हैं। तो इस प्रकार आप इनको भी याद रखेंगे। फिर हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। कोई भी विधेयक कानून तभी बनता है जब राज्यसभा से भी उसको मंजूरी मिल चुकी होती है। इसलिए उसकी भूमिका होती है राज्य के प्रतिनिधि के रूप में। तो ये क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा की भूमिका किस रूप में है? तो राज्यसभा की भूमिका किस रूप में है? प्रतिनिधि के रूप में राज्यों की, इसलिए वह महत्वपूर्ण है। फिर है संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानून की समीक्षा करता है। अर्थात जो संसद का सदन लोकसभा है, एक लोकसभा से कोई जब विधेयक पारित होकर जाता है राज्यसभा में, तो उसकी समीक्षा करता है, उसकी देख रेख करता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, और अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जैसा कि मैं बताया था कि सभी विधायक उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। जिस राज्य में राज्यसभा में यदि कोई खड़ा है तो उस राज्य के सभी विधायक उसमें पार्टिसिपेट होते हैं और राज्यसभा सांसदों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत। तो यहाँ पूछा जाता है कि कितने सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते, क्वेश्चन आता है। फिर हम दूसरे नंबर पर आते हैं, सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। तो अब इसके बारे में चर्चा होगी। सरकार को नियंत्रित कैसे करती है, मार्गदर्शन देती है और जानकारी भी देती है, संसद का ये कार्य होगा। तो है जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसे सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब संसद का सत्रकाल चल रहा होता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। वहाँ पे ये क्रम आपके लिए पूछा जाता है कि संसद का सत्र जब चल रहा होता है तो सबसे पहले कौन सा काल है? तो प्रश्नकाल। इसके माध्यम से क्या होता है? सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं, अर्थात प्रश्न पूछते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को क्या करते हैं? नियंत्रित करता है संसद। फिर है सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। अर्थात सवाल किए जाते हैं पक्ष विपक्ष में जब वार्तालाप होती है कि आपने यदि घोषणाएं जो की थी और पूरी नहीं कर रहे हैं, तो फिर विपक्ष बोलता है, प्रश्नकाल में प्रश्न उनसे किए जाते हैं कि आपने ये घोषणाएं जो की थी तो आप इन पर काम या अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उसी के बारे में यहाँ चर्चा है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिल जाता है कि जनता क्या चाहती है। इसलिए उनका जो प्रतिनिधि वहाँ जाता है तो प्रश्नकाल में प्रश्न पूछता है अपनी जनता द्वारा जो उठाए जाते हैं यहाँ कि भैया ये काम हमारा करवाइए। तो फिर वो वहाँ जाके प्रश्नकाल में पूछता है कि हमारे क्षेत्र की जनता को ये समस्याएँ हैं, आप इस पर विचार करें। फिर है सरकार के सवाल पूछना किसी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करता है। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाता है और अपनी नीतियों से जन समर्थन जुटाता है। तो यदि सरकार में कोई कमियां हैं तो उनको उजागर करने का यह दायित्व है विपक्ष का कि उनको उजागर करे, जिस पर कार्य किया जा सके या संशोधन किया जा सके। अब हम एक कोर्ट में आते हैं कि संसद में पूछे गए एक प्रश्न का उदाहरण है। लोकसभा आंतरिक प्रश्न संख्या 48 दिनांक 15 दिसंबर 2017 को बच्चों के लिए योजनाओं का समेकन है। तो 48 में डॉक्टर मनोज राजौरिया नाम के सांसद हैं। बोलते हैं क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे? कहा है क्या सरकार
का देश में बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों को संरेखन करने का विचार है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसका क्या कारण है? तो उसमें महिला और बच्चों के विकास के लिए बात कर रहा है वह सांसद, और पूछ रहा है कि क्या आप इस पर संरेखन करेंगे, यदि करेंगे तो इसका ब्यौरा दीजिए, और यदि नहीं तो इसका कारण स्पष्ट करिए। ऐसा वो क्वेश्चन पूछता है। अब उनका जवाब भी इसमें दिया होगा मंत्री साहब का। तो इसमें डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, उन्होंने जवाब दिया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। कास्य घातक मंत्रालयों ने राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 के विकास किया, जो ज़्यादातर विभिन्न मंत्रालयों विभागों विद्यमान योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आधारित है। तो वो बोलता है कि 2016 के जो विकास राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 है, उसके तहत ज़्यादातर विभिन्न मंत्रालय विभागों में विद्यमान योजनाओं कार्यक्रम पर आधारित हैं। इन्हें मंत्रालयों विभागों राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र में अभिसरण समन्वय के लिए रूपरेखा का प्रावधान है तथा यह बच्चों की बहुआयामी कमजोरियों को दूर करने के हितधारकों के सामूहिक कार्यवाही को प्रोत्साहन करती है। फिर है राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता के 4 प्रमुख क्षेत्रों उत्तरजीविता स्वास्थ्य पोषण नंबर 1, 2 में है शिक्षा एवं विकास, 3 में है संरक्षण, 4 में है भागीदारी एवं वर्गीकृत करती है। तो आपसे ये चारों पूछे जाते हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। यह विभिन्न रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख कार्यक्रमों योजनाओं नीतियों के हितधारकों को चिन्हित करती हैं। तो वो इसका जवाब देते हैं कि भैया ये योजनाएं कार्य चल रहा है, बच्चों के 4 क्षेत्रों में कार्य करती हैं। एक उत्तरजीविता और स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए, दूसरी शिक्षा और विकास के लिए, तीसरी संरक्षण के लिए, चौथी भागीदारी में वर्गीकृत करती है। इस प्रकार से उनका जवाब होता है। तो इस प्रकार वहाँ प्रश्नकाल में चर्चाएं चलती हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा को। तो सांसदों के प्रश्नों के सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। सांसद जो प्रश्न करते हैं उसमें जिसकी सरकार होती है वह फिर मंत्री जो होते हैं वह उसका उत्तर देते हैं, फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उनका मार्गदर्शन करती है। तो संसद क्या है, सरकार को नियंत्रित करती है, मार्गदर्शन भी करती है और उसको सूचित भी करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। तो इस प्रकार से जो विपक्ष के सांसद होते हैं तो वो जिस दल की सरकार होती है उससे क्वेश्चन करते हैं, इससे उनको जागरूक करते हैं कि आपने जो घोषणाएं करी थी आप उनको पूरा करिए। इससे वो सतर्क रहते हैं कि हाँ हमने घोषणाएं करी थी, उन पर कार्य चल रहा है, आगे भी कार्य जारी रहेगा। तो इस प्रकार से उनके मार्गदर्शन का भी कार्य करती है और फिर निर्देशन का भी कार्य करती है। तो वही इसमें वर्णन है। और हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नए कानून किस तरह बनते हैं, अब कानून बनाने की प्रक्रिया देखते हैं। एक कोट को पहले देख लेते हैं। इसमें इस किताब में समानता शब्द का इस्तेमाल पीछे भी आ चुका है। अध्याय के शब्द संकलन इसका मतलब पढ़ चुके हैं। अब एक उदाहरण से समझिए। 1870 के राजद्रोह कानून को मनमाना क्यों मानते हैं? 1870 का राजद्रोह कानून किस प्रकार कानून के शासन का उल्लंघन है? तो पहले राजसीय सत्ता थी, इसलिए पहले राजद्रोह कानून था जिसको अभी बदल दिया गया है, संशोधन कर दिया गया है उस पर। अब देखते हैं नए कानून किस तरह बनते हैं। तो कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सबसे ज़्यादा इसी की भूमिका। संपूर्ण कानून जो राष्ट्र के या देश के लिए बनाए जाते हैं वह संसद में ही बनाए जाते हैं। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं, जैसा कि मैं बताया था। जैसा इसका उदाहरण था भी पिछले वर्ष 2021 में जो लॉकडाउन के बाद की स्थिति थी कि जब कृषि के लिए 3 बिल बनाए गए थे जिनका विरोध चरम सीमा पर था, फिर लास्ट में सरकार क्या करी, उसको वापस लेना पड़ा सरकार को। तो वही है कि सबसे पहले क्या है कि विभिन्न समूह किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाएंगे। यह संसद की जिम्मेदारी है कि लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। अब आइए देखते हैं घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह से संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनाने की प्रक्रिया क्या थी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बनाया गया था, उसके बारे में हम देखते हैं। इसमें घरेलू हिंसा को समझाया गया है। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा क्या कहा जाता है, घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट, भावनात्मक शोषण के कारण
पहुंच सकता है। ज़रूरी नहीं है कि शरीर में चोट हो उसके मानसिक डिप्रेशन में भी वो जा सकती है, मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, उसको भी क्या घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत ही रखा जाता है। चाहे वो भावनात्मक हो, उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। फिर है यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकते हैं। चाहे वो मौखिक शोषण हो, यौन शोषण हो, मतलब आपसे बोलकर किए गए हों, या फिर यौन शोषण किए गए हों, या फिर आर्थिक शोषण हो कि उसको खर्चे के लिए आप नहीं दे रहे हैं जबकि पैसा या अर्थ आपके पास मौजूद है, तो वो उसका शोषण है। फिर है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, इसको आप याद रखेंगे। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, इसको नोट कर लीजिए। महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं, तो वो सभी अब घरेलू हिंसा में अधिनियम 2005 में शामिल रहेंगी। तो इसको आप नोट करेंगे, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। फिर चर्चा दी गई है। अरे साजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है। महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे। देखो कुसुम, इस कानून के बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ी। तो इसमें महिलाएं चर्चा कर रही हैं उसी की जो ऊपर कानून दिया गया है। फिर कुसुम बोलती है, कुसुम और साजिया एक महिला संगठन की सदस्य हैं। उन्हें इस सफ़र की एक एक कड़ी याद है कि कैसे महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे, तो किस प्रकार उनमें निगरानी रखी गई और कानून बनाया गया। फिर है मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है, मैंने अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई, मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। एक माँ बोलती है, अभी एक पत्नी की आवाज़ थी, अब माँ बोलती है, मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं मुझे, मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, वे चाहें तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। ऐसी एक माँ, ये आप देख सकते हैं, शिकायत कर रही है यहाँ जाकर। और एक औरत, ये तो दोनों का डायग्राम यहाँ बताया गया है। फिर है मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो बस यह चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए, महिला बोलती है। वहीं जो बुजुर्ग महिला गई थी वो बोलती है, मैं बस यह चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से न निकाला जाए। बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है, उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है। ऐसा जो महिला अधिकारी है, निरीक्षक है, वो बोलती है। अब हम देखते हैं आगे। तो 1990 के दशक में मंच में एक नए कानून की मांग उठती है। तो इसमें है, हमने कई महिलाओं की आप बीती सुनी है, हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं, वे अपने मकान में रहना चाहती हैं, कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटान के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। ऐसा अब सभी महिलाएं मिल रही हैं इस ग्रुप में, ऐसी चर्चा कर रही हैं। तो वहीं 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया पहले। तो 1999 में 90 के दशक में चर्चा शुरू हुई, महिलाओं ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। 99 में सभी लॉयर्स, वकीलों के बीच इसकी चर्चा हुई। अब उसके बाद देखते हैं आगे की प्रक्रिया। तो इसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक दुर्व्यवहार शामिल हैं। ये सभी जितने भी शब्द इसमें आए हैं, शारीरिक, आर्थिक, यौन, मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार शामिल है। इन शब्दावलियों को आप नोट कर लेंगे, पेडागॉजी से जोड़ेगा या डायरेक्ट पूछेगा, हर हाल में पूछता है। फिर है साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए। और आर्थिक मदद के बारे में भी क्या ख्याल है, तो उनको आर्थिक मदद भी दी जाएगी। इसमें वर्णन है, इसमें शब्दावलियों का वर्णन है, वो सभी शब्दावलियाँ उन पर लागू होंगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं। फिर आगे आता है विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थाओं के साथ बैठकें की गई, जिसमें
महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। तो महिलाएं घरेलू हिंसा अधिनियम में एक कानून चाहती हैं जिसकी चर्चा सरकार को शीघ्र करनी चाहिए, ऐसी महिलाएं चर्चा कर रही हैं। फिर आखिरकार 2002 में यह विधेयक संसद में पेश कर दिया गया। तो कहानी शुरू हुई थी कहाँ से और कहाँ पहुँच गई। अब 90 के दशक से चर्चाएं शुरू हुई, उसके बाद 99 में, उसके बाद 2002 आ गया। तो 2002 में ये विधेयक पेश ही किया गया। इस विधेयक में कोई भी तो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए, अर्थात महिलाएं पढ़ती हैं, इसमें तो वो बात है ही नहीं जो हमारे द्वारा सुझाव दी गई थी। तो बोलती हैं इसका विरोध करना चाहिए। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। तो इस प्रकार से महिलाएं विरोध करती हैं। उनके साथ क्या होता है, दुर्व्यवहार होता है, अर्थात जो वो राय देती हैं वो राय के परिप्रेक्ष्य में कानून नहीं बनाया जाता, उसमें कुछ और छाप दिया जाता है, इसलिए वो विरोध करना जारी रखती हैं। कई महिला संगठन और राष्ट्रीय महिला आयोग की संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए हो। महिलाओं ने कई राष्ट्रीय महिला आयोग और संगठनों को क्या किया, अपने सुझाव प्रस्तुत किए। फिर है आगे कि संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं हैं। तो महिलाएं ये प्रस्ताव रखती हैं कि ये जो इसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है इससे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि इसमें जो हम चर्चा किए थे वह चीज़ें नहीं हैं। इस कानून में बच्चों की स्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। ये सारे मुद्दे महिलाएं उठा रही हैं। फिर दिसंबर 2002 में स्थायी समिति अपनी सिफारिश राज्यसभा को सौंप दी। इन सिफारिशों को लोकसभा में पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया। अब 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों ने मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा अधिनियम लागू हो गया। तो ये कोट बहुत इम्पोर्टेंट है, कहानी का सारा सार इसी में है कि 2005 में राष्ट्रपति स्वीकृति के बाद 6 से लागू कर दिया गया। अब हम देखते हैं आगे। फिर कोट है अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह नया कानून क्या है। यह पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकारों को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा पेश की गई है। फिर यहाँ है यह एक दिवाली कानून है, करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियों, माँओं, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिल जाएगी इससे। तो अब महिलाएं ये खुश नज़र आ रही हैं। फिर है यह कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को समान मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त करती हैं और महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि महिलाओं ने ये सुझाव दिया था कि हमको आर्थिक सहायता चाहिए। अब एक और लंबा सफ़र शुरू होता है। हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें समुचित लागू किया जाए। हमें सब तरफ नज़र रखनी होगी। इसमें महिलाएं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा। तो सभी महिलाएं चर्चा कर रही हैं कि इसमें जिन जिन शब्दावलियों का जिक्र है उनसे सभी को अवेयर कराना पड़ेगा, सभी को शिक्षित करना पड़ेगा, चाहे वह न्यायपालिका हो या पुलिस, कानून व्यवस्था हो, सबको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो यह कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ऐसा इस ग्रुप के द्वारा चर्चित की गई है। फिर इसमें वही क्वेश्चनिंग की गई है, तो यहाँ इम्पोर्टेंट ये नहीं है। अब हम देखते हैं अगला पैरा। इसमें पेड़ के माध्यम से एक बनाया गया है डायग्राम। इसमें बराबरी के रिश्ते, हिंसा से मुक्त, ऐसा दिखाया गया है। फिर है एक कोट है, जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे, जो बचा रहे, कि भाई आप अलग रहें, जो कुछ बचा है उतना ही बचा लें। और हिंदी में इसको बोलते हैं पीड़िता या पीड़ित।
कोई स्त्री यदि पीड़ित की जा रही है तो उसको पीड़िता बोलेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्टों, अखबारों, संपादकीय, रेडियो प्रसारणों, आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के लिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। तो आज मल्टीमीडिया का ज़माना है, तुरंत चीज़ें वायरल हो जाती हैं, इसलिए इसमें बताया गया है कि जनता जो है, नागरिक जो हैं, वो कानून बनाने में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो 2005 का जो महिला हिंसा अधिनियम था, उससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सभी ताकत जो संविधान की संपूर्ण सत्ता है वह जनता में निहित है। जनता जो चाहे वो करवाएगी। ये सिर्फ आपके प्रतिनिधि नाम मात्र के होते हैं। यदि वाकई में जनता जागरूक है तो वह जो चाहेगी, जैसा चाहेगी, कानून में परिवर्तन करवा सकती है, कानून बनवा सकती है, पर वो समाज और जनता के हित में होने चाहिए। इस प्रकार से जनता की भूमिका संसद में है। फिर है अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून, अर्थात जो लोगों में प्रिय नहीं है कानून और विवाद में है, उनके बारे में थोड़ी चर्चा की गई है। तो आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित हो जाता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून सही हो जाता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पीछे नियत सही नहीं है। इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर भी कानून पर दोबारा विचार करने के दबाव पड़ता है। तो संसद पे इसका उदाहरण मैं बताया, जैसे 2021 में किसान बिल लाए गए थे 3, तो उनका विरोध इतना ज़्यादा हुआ कि संसद को फिर क्या करना पड़ा, वो तीनों बिल वापस लेने पड़े। तो इस प्रकार से अलोकप्रिय थे वो और विवादास्पद थे, इसलिए कानून वापस लेने पड़ गए थे। तो इस प्रकार से जनता मनवा भी सकती है। यदि कोई कानून संसद पारित करती है और वह अलोकप्रिय है, जनता के हित में नहीं है, तो उसको जनता सभी माध्यमों से उसको फैला सकती है, उसका विरोध कर सकती है, आलोचना कर सकती है, छाप सकती है अखबारों में, और वापस लेने के लिए सरकार को विवश कर सकती है। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। फिर है उदाहरण के लिए नगरपालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगरपालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी हैं, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि पटरी वाले, फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को जरूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। इससे ही उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं संबंधित कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत ऐसा लगता है अदालत को कि यह कानून संविधान के विरुद्ध है, तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। तो न्यायपालिका अधिकारों की आपके बराबर रक्षा करती है। इसकी भी चर्चा हो चुकी है मौलिक अधिकारों में। वही इसमें बताया गया है कि आप किसी एक पार्टिकुलर एक एरिया की जनता को ध्यान में रख करके कोई कानून नहीं बना सकते हैं जिसमें कुछ लोगों का हित हो और कुछ का अहित हो। उसमें करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी आर्थिक स्थिति ठप हो जाएगी और सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए उनकी भी आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रख करके कानून बनाए जाते हैं। अब इस कोर्ट को देख लेते हैं। कोर्ट एक दिए, जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा है, भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध कर उसकी आलोचना करता था।
इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करवाने का संघर्ष किया। कक्षा 7 की पुस्तक में आपने पढ़ा होगा कि रोज पार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1 दिसंबर 55 को श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। हाँ, इसका एग्जाम्पल आया था, ये पढ़ा दिया गया है, मेरे द्वारा लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिक और अफ्रीकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था, यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदायों की जगह अलग अलग होती थी। फिर है रोजा पार्क्स का यह इनकार ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वहाँ नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित कर दिया गया। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार से जनता की लास्ट में विजय होती है, चाहे वो कहीं का भी संविधान हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो 1 सप्ताह तक अखबार में पढ़े टेलीविज़न, इसमें एक कोड दिखाया गया है। खबरें देखें, पता लगाएं कि क्या कोई अलोकप्रिय कानून है जिसका भारत या कहीं और के लोग विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि नागरिकों के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती है। तो आप यदि वोट देने के बाद सोच रहे होंगे कि हमारी भूमिका खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं है। उसके आगे की भूमिका आपके ही ऊपर मुख्यतः डिपेंड करती है। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपका यह दायित्व होता है कि जिस प्रतिनिधि को आपने चुनकर भेजा है तो उस क्षेत्र की समस्याओं से उसको अवगत कराया जाए और उससे काम लिया जाए कि हमने आपको इन मुद्दों के लिए चुना है, ये मुद्दे हमारे हैं, इनको आप सॉल्व करवाइए किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये सार्वजनिक मुद्दे हैं, किसी एक व्यक्ति या एक समुदाय के हित में नहीं है, बल्कि समस्त क्षेत्र के हित में है, समस्त समुदायों के हित में है, सभी लोगों के हित में है। तो इस प्रकार से वोट देने के बाद जो जनता होती है उनका दायित्व और बढ़ जाता है। इसके बाद हम अखबारों और अन्य समाचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम इसकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी, जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी, उसको भी दिशा निर्देश मिलेंगे कि अच्छा जनता ये चाह रही है और जनता के हित में है तो वह वो कार्य करेगा, अन्यथा वह पड़ा रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है वोट लेने के बाद। इसलिए आपको जागरूक रहना होगा। फिर यहाँ कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं तो उनको देख लेते हैं। ये शब्दावलियाँ डायरेक्ट पूछ दी जाती हैं, ये शब्दावलियाँ डायरेक्ट पूछी जाती हैं। स्वीकृत शब्द का अर्थ गठबंधन का, अनसुलझे, आलोचना और विकास क्रम का। तो हम स्वीकृति को देखते हैं तो किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना, उसके पक्ष में काम करना। इस अध्याय में यह शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति, निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद के लोगों की आस्था बनाए रखने के लिए दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है। स्वीकृति का मतलब जब आपके द्वारा चुना गया सांसद किसी भी कानून में वहाँ स्वीकृति प्राप्त करवाता है तो आपकी स्वीकृति समझी जाएगी। इसलिए संसद में जो कानून पारित होते हैं वो जनता की स्वीकृति समझी जाती है, क्योंकि जनता के वहाँ नेता मौजूद होते हैं, वही उसको स्वीकृति देते हैं। इस कारण जनता की स्वीकृति स्वतः मान ली जाती है। फिर बाद में जब पता चलता है कि ये हमारे हित में नहीं है तो फिर जनता उस पर आंदोलन करती है। उसके बाद हम गठबंधन की बात करें तो जैसा कि मैं बताया कि यदि किसी दल को संपूर्ण बहुमत या पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाती है तो 2 या 2 से अधिक दल मिल करके सरकार बनाते हैं, उसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार। तो इसका मतलब है समूहों या दलों के तात्कालिक गठजोड़ से होता है। इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनावों के बाद किसी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ को ही कहा गया है यहाँ। फिर है अनसुलझे, इसका आशय ऐसी परिस्थितियों से है जहाँ समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता है, उसको बोल दिया जाता है अनसुलझा हुआ। फिर है आलोचना, किसी व्यक्ति या चीज़ में कमियां निकालना,
उसे अस्वीकार कर देना। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज, नागरिकों की ओर से जो होने वाली आलोचना के लिए किया गया है। फिर आता है विकास क्रम। तो सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। सरल से जटिल की ओर, इसका आप ध्यान रखेंगे, सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों, पशुओं, किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा सुरक्षा प्रदान करने के विचार किस तरह अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ। तो ये विकास क्रम था उनका एक, कि कब से उनकी कहानी शुरू हुई, फाइनली उनको 2005 में उनका अधिनियम पारित हो गया। तो इस पर इन शब्दावलियों की चर्चा की गई है। तो इनमें से गठबंधन आप याद रखेंगे, गठबंधन पूछा जाता है। इसके बाद आप राजद्रोह और दमनकारी को भी समझ लें। ये दो शब्दावलियाँ और आई हैं। राजद्रोह का मतलब है जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ विरोध, प्रतिरोध पैदा हो रहा है और विद्रोह किया जा रहा है, तो उसे राजद्रोह की संज्ञा दे दी जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत नहीं होती है। यदि शंका भी है तो आपको उठवा लिया जाएगा। यदि राजद्रोह की शंका है, आप भड़का रहे हैं या दूसरे देश से घुसपैठ करवा रहे हैं, तो ये राजद्रोह के मुद्दे हैं। या सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं देश के अंदर, तो ये भी राजद्रोह के अंतर्गत आएगा। तो उसमें आपकी गिरफ्तारी के लिए किसी ठोस कानून की आवश्यकता नहीं है सरकार को, शंका के दृष्टि से ही आपको उठवा लिया जाएगा। फिर है 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह को बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती है। लिहाजा इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। राष्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमाना मानते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग गिरफ्तारी से पहले वजह भी नहीं बताई जाती थी, उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था। ये 1870 की कहानी है। नो दलील, नो अपील, नो वकील, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं, सीधा उठाओ जेल में डाल दो। फिर है दमनकारी। तो स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना, ये है दमनकारी। किसी भी चीज़ का क्या करना, सख्ती से दमन कर देना। स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्गम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने व अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोक देते हैं। उनको बोलते हैं दमनकारी या निरंकुश शासक। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में जो चर्चा हुई मुख्यतः, तो वह थी कुछ शब्दावलियाँ थी। उसके बाद किस प्रकार से कानून का निर्माण होता है संसद में, कैसे सांसद निर्वाचित होके जाते हैं वहाँ, संसद के कितने घटक होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इनमें निम्न सदन और उच्च सदन। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है जो विघटनकारी है और विघटित की जा सकती है। तो इस प्रकार से इसमें चर्चा की गई है। कानून कौन बनाता है, और जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 आया उसको आप याद रखेंगे। इस प्रकार इन सारी चीज़ों की इस पर चर्चा की गई है। संसद के कार्य क्या होंगे, संसद का निर्माण किससे होगा, कौन कौन सी बॉडी हैं, कौन से कार्य होंगे उनके, और कानून में जनता की भागीदारी कैसे होती है, जनप्रतिनिधि चुनने में जनता की भागीदारी कैसी होती है। तो इस प्रकार इसमें चर्चा और कई एग्जाम्पल भी देखने को मिले। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपको हेल्प पहुंचाएंगे एग्ज़ाम के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं यदि कोई दिक्कत और समस्या है तो इसमें आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा, उसका निराकरण किया जाएगा। और टेस्ट सीरीज ये टॉपिक समाप्त होते ही कंटिन्यूअस जारी रहेगी, तो आप लोग तैयार रहिए। ये लेक्चर्स एक बार सुनिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद टेस्ट सीरीज देने में आपको आनंद आएगा। इसी के साथ धन्यवाद, कल फिर होगी मुलाकात।